अच्छा, ये अगला ये डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक के नाम से। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। और स्टैक तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले। लीफो हम कहते हैं इसको, लीफो डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो सुना है पहले नाम? आवाज आ रही है साहब? सही, मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी। आप लोगों ने स्टैक सुना होगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। यस सर। यस सर, बिल्कुल। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट कोई इन हुआ है उसको पहले जो है डेटा स्ट्रक्चर से जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें काम कैसे होता है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये एक मिनट, कलरफुल है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप सही। तो स्टैक में होता है क्या है, इंसर्शन और डिलीशन जो है एक ही एंड से होती है। ठीक है, एक ही एंड होता है और उस एक ही एंड से जो है वो इंसर्शन होती है, एक ही एंड से डिलीशन होती है। तो बनाते इसी तरीके से हैं और मेमोरी में भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली होता ही एरे ही है। ठीक है, एरे ही होता है। और जैसे एरे आपने देखा था, एरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है एक्सेस किया जा सकता है। तो एरे को यूज़ करके आप क्यू बना सकते हो। एरे को यूज़ करके आपने अभी हमने देखा था लिंक लिस्ट, हमने 2 एरेज को यूज़ किया था। पिछली एग्जांपल्स हमने देखा था 2 एरेज हमने यूज़ किए थे और उन 2 एरेज की मदद से हमने लिंक लिस्ट को मेंटेन किया था। तो स्टैक में भी एरे यूज़ होता है एक्चुअली, इनफैक्ट एरे यूज़ होता है। और मेमोरी के अंदर ज़ाहिर है ये भी जिस तरह से एरे रखा जाता है वैसे ही ये भी एरे रखा होता है। बस होता क्या है कि अगर हम पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी है स्पेस। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, अभी एरे बिल्कुल खाली है। तो जब भी फॉर एग्जांपल हमने इंसर्ट करना है, ये एलिमेंट इंसर्ट करना है ए और बी, ए बी सी डी। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये हमने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने को जो ना, इंसर्ट करने के ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश। ये पुश ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक की जब हम बात करें तो स्टैक के अंदर जो है पुश ऑपरेशन कहलाता है, जो कि जिसका मतलब होता है कि स्टैक के अंदर हम कोई चीज़ जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले क्या होगा, ए पुश करेंगे। ठीक है, पुश, अच्छा एक ही एंड होता है, एक ही एंड होता है, उस एक ही एंड से जो है वो पुश किया जाता है वैल्यूज़ को। तो पहले ए पुश होगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ए के पहले इंडेक्स में ए आ जाएगा, एरे के पहले इंडेक्स में। फिर बी पुश होगा तो बी सेकेंड इंडेक्स में आ जाएगा। इस तरह फिर सी पुश होगा तो सी थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, डी पुश होगा डी फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। तो अगर हम इंडेक्सिंग करें तो ये 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग हो गई, एरे ही है असल में, लेकिन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करके जो है एरे को हमने जो है इसके अंदर जो है ना एरे के अंदर चीज़ें रखवाई हैं। अब पुश करने में तो हमें बताना पड़ता है कौन सी वैल्यू पुश कर रहे हैं। जैसे पहले ए पुश किया था, फिर बी पुश किया था, फिर सी किया था, फिर बी। पुश करते वक्त तो बताना पड़ता है, ठीक है, कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम पुश कर रहे हैं। लेकिन जब हम पॉप करेंगे, ठीक है, पॉप का मतलब क्या है कि हम कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, पुश का मतलब है कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक के अंदर, पॉप का मतलब है कोई वैल्यू जो है वो हम स्टैक से डिलीट कर रहे हैं। तो जब स्टैक से हमने डिलीट किया तो पहले ये वही एलिमेंट होगा, वही एंड पॉइंट होगा, एक ही सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से ही पुश फॉर किया जा रहा है, इंसर्शन हो रही है। ठीक है,
तो एक ही सिंगल पॉइंट है जिसमें इंसर्शन हो रही है और एक ही सिंगल पॉइंट है जिसमें डिलीशन हो रही है। तो अब पुश किया जाएगा तो पुश करते वक्त हम ये नहीं बताते कि कौन सा एलिमेंट पुश होगा, तो जाहिर है जो सबसे आखिर में एलिमेंट पड़ा होगा वही पुश किया जाएगा, ठीक है। तो जाहिर है पहले क्या पुश होगा, डी, तो डी पुश हो जाएगा, डी यहाँ से चला जाएगा स्टैक से। फिर क्या पुश हो जाएगा, फिर कौन सा पुश होगा, सी, ये सी पुश होगा, सॉरी पॉप होगा, ठीक है, सी पॉप हो जाएगा। फिर कौन सी वैल्यू पॉप होगी, सी पॉप हो गया, उसके बाद कौन सी वैल्यू पॉप होगी, बी, बी बाहर आ जाएगा। और उसके बाद कौन सी वैल्यू पॉप होगी, ए, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा। तो जिस ऑर्डर के अंदर पुश किया गया है, पुश किस ऑर्डर में किया गया था, ए बी सी डी, तो जिस ऑर्डर में पुश किया गया था उसके जब पॉप किया जा रहा है तो एक्चुअली पॉप उसके रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, पॉप उसके बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखा। तो वो अटेंडेंस का जिनका इशू है वो आखिर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जिनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है वो सही है, अब जो लोग बाद में आ रहे हैं तो वो बाद में आखिर में इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये स्टैक के बारे में हम पढ़ रहे थे और दो ऑपरेशन हमने यहाँ पर देखे, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड करके जो है ना वो मैं आप कर दीजिएगा तो मैं फिर अनम्यूट कर दूँ। अभी तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको पहले भी पता होगी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अच्छा मैं माइक को भी अनम्यूट कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन है वो आपसे मैं कर रहा हूँ तो आप इसका आंसर कीजिएगा। ये बताएं हम स्टैक क्यों यूज़ करें, क्या फ़ायदा है डेटा स्ट्रक्चर का, कि हम जिस ऑर्डर में पुश कर रहे हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में हमें वैल्यू वापस आ रही है, इसका क्या फ़ायदा है। लीफो डेटा स्ट्रक्चर जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है कि हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं और वैल्यू को जिस ऑर्डर में दे रहे हैं उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ जो है वो पॉप हो रही है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा बता सकते हैं कोई, यूजेज कहाँ है, कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में कहाँ यूज़ करते हैं। जी, माइक मैंने अनम्यूट कर दिए तो जवाब दें ताकि थोड़ा पार्टिसिपेशन भी रहे आप लोगों की। जी, कौन बताएगा कि हम लीफो डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं, स्टैक क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर साइंस में इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। मेमोरी में डाटा जब हम एरे में हम डाटा जब भी इंसर्ट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, तो हमें इससे आइडिया होता है शायद कि मेमोरी में किस तरह से डाटा जाता है, और अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो किस तरह करते हैं। स्टैक के बगैर भी एरे में डेटा जा सकता है ना, एरे में जैसे मैं स्टैक को ये मैं कह रहा हूँ ऑर्डरिंग का क्या फायदा है, जिस ऑर्डर में पुश कर रहे हैं उस रिवर्स ऑर्डर में पॉप कर रहे हैं, यही चीज लीफो कहलाती है ना। लास्ट इन जो लास्ट में आया, लास्ट में क्या आया था, डी, लास्ट में क्या आया था, डी, और सबसे पहले डी पॉप हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इसका क्या फायदा है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, लिफो जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका कोई एप्लीकेशन कहीं इसको आपको यूजेज नजर आता है इसका कहीं कंप्यूटर साइंस में, इस डेटा स्ट्रक्चर का यूजेज नजर आता है कहीं। जी, कोई बता रहे थे कोई आप में से। अच्छा देखें, मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ, वो दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर गौर से देखिएगा, दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। आप एक फोल्डर बनाते हो ए, विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, विंडोज़ के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया ए, ठीक है, ए फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाया बी, बी फोल्डर में एक और फोल्डर बनाया सी, ठीक है। ए में ए फोल्डर, ए में गए तो फिर बी फोल्डर नजर आएगा, बी पे गए तो आपको सी फोल्डर नजर आएगा। तो जब अगर आप सी फोल्डर पे खड़े हो, आप बैक करोगे तो कौन से फोल्डर पे आओगे, बी पे, सी फोल्डर पे, और आप बैक का बटन आपने प्रेस किया तो कौन से फोल्डर पे आएंगे, बी पे आएंगे। बी पर आएंगे, ठीक है, बी पे। हाँ बी पर आएंगे।
और बी से आपने बैक प्रेस किया तो ए पे। ये पे सर। ऐसा ना, ऐसा तो नहीं होगा सी से बैक प्रेस किया तो ए पे आएंगे बी के बजाय जाए बगैर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अच्छा अगर मैंने एक फोल्डर को अगर डिलीट कर दिया तो क्या बी और सी बाकी रहेंगे? एक फोल्डर का डिलीट हो गया, क्या बी और सी बाकी रहेंगे? जवाब दो। बी और सी सर बाकी रहेंगे, इनका तो अलग फोल्डर है ना। अरे बी बी जो है ए के अंदर है और सी बी के अंदर है, अब मैंने ए डिलीट कर दिया तो बी और सी बाकी रहेंगे? डिस्ट्रॉय हो जाए। नहीं सर, सर, नहीं दोनों ही बाकी नहीं रहेंगे। डिलीट हो किया होगा ना ऐसा, करा कहीं देखा होगा जब आपने बाहर वाला फोल्डर डिलीट कर दिया तो उसके अंदर जितने फोल्डर है सारे डिलीट हो जाते हैं ना, फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर सभी डिलीट हो जाएंगे अगर आप सबसे बाहर वाला फोल्डर डिलीट कर दोगे, अंदर के सारे फोल्डर डिलीट हो जाते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है कि अगर आपने ए डिलीट करोगे तो वो पहले ए डिलीट नहीं करता, पहले वो सी डिलीट करता है, नंबर 1 पे वो सी डिलीट करेगा, जो सबसे आखिर में फोल्डर बना होगा, जो लास्ट सबसे फोल्डर बना होगा उसको सबसे पहले, जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या आया था डी, उसको सबसे पहले बाहर निकाल, तो जो सबसे लास्ट फोल्डर क्या बना था सी, उसको सबसे पहले डिलीट करेगा, पिछले वाला फोल्डर पे आएगा बी, उसको फिर डिलीट करेगा, उससे पिछले वाले फोल्डर पे आएगा, आखिर में इसको डिलीट करेगा। लीफो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर चल रहा है, समझ आ रहा है? लीफो स्ट्रक्चर चल रहा है, नहीं चल रहा? तो आप सी पे खड़े हो तो बैक करोगे बी पे आओगे, बी पे खड़े हो बैक करोगे ए पे आओगे, अब ये रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, ये लीफो स्ट्रक्चर चल रहा है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। आपने देखा होगा आपके पास जैसे एसएमएस आता है तो सबसे आखिर में एसएमएस आता है वो आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा, ऐसे ही होता है ना मोबाइल में, सबसे आखिर में जो एसएमएस आया या ईमेल सबसे आखिर में जो आपके पास आई है वो सबसे टॉप पे नजर आएगी, आई तो आखिर में है, मतलब सबसे आखिर में आपके पास आई है, सही है, सबसे रिसेंट आई है, जो मोस्ट रिसेंट है वो आपको टॉप पे नजर आएगा। जैसे आप कंप्यूटर में हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री विंडोज़ के अंदर या ब्राउजिंग में डेटा में आप हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो सबसे आखिर में जो मोस्ट रिसेंट वेबसाइट विजिट की होती है वो सबसे टॉप पे नजर आती है, उसके बाद उससे ऑर्डर, उसके बाद उससे ऑर्डर, ये लीफो ही तो है सारे, ये जो लास्ट में आया वो पहले दिख रहा है, जो लास्ट में आया वो पहले नजर आ रहा है, ये सारे लीफो हैं। हाँ क्रोम हिस्ट्री लिखा हुआ है एग्जाम्पल, वहाँ कह रहे हैं हाँ बिल्कुल क्रोम की हिस्ट्री जो है स्टैक की एग्जाम्पल है बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ट्रू स्टैक नहीं है। क्योंकि ट्रू स्टैक क्यों नहीं है, देखो आपके हिस्ट्री के अंदर कोई बीच में जाके कोई डिलीट कर सकते हो ना, स्टैक में पॉसिबल नहीं है, ट्रू स्टैक में पॉसिबल नहीं है। एसएमएस आपके पास आया, एसएमएस में आप चाहो तो बीच में से कोई एसएमएस डिलीट कर दो तो पॉसिबल है या, लेकिन स्टैक अगर होगा तो स्टैक वाला कहेगा कि भाई पहले डी आखिरी वाला डिलीट करो, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला, स्टैक तो इस तरह चलता है। तो स्टैक तो है लेकिन वो स्टैक की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ट्रू स्टैक के अंदर पॉसिबल ही नहीं होता कि जब तक एक एलिमेंट एक्सेस करना ना जाए तो दूसरा एलिमेंट उसको एक्सेस कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं होता स्टैक के अंदर। देखो जैसे इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर ये बताऊँ, आपने फंक्शन यूज़ किए सी शार्प के अंदर, सी शार्प में आपने फंक्शन यूज़ किए होंगे, फंक्शंस का आइडिया होगा ना? यस सर। हाँ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ए, ठीक है ना, ए फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन और बनाया, एक फंक्शन कॉल किया बी, एक ए फंक्शन है, ए फंक्शन के अंदर बी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, बी फंक्शन के अंदर जो है वो सी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये बी फंक्शन खत्म हुआ और ये ए फंक्शन खत्म हुआ, तो ए है, ए के अंदर बी है, यानी कि यूँ है समझो, ए है, ए के अंदर बी है, और बी जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो वो सी फंक्शन कॉल करेगा। तो पहले कौन सा फंक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा? मेन प्रोग्राम में आपने कॉल किया ए, मेन प्रोग्राम में आपने ए फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा? सर ए कंप्लीट होगा। तो ए के अंदर बी फंक्शन, ए फंक्शन है ना, ए फंक्शन ने यूं, बल्कि मैंने शायद गलत बना दिया, यूं कर लेते, चलो एक मिनट, ए फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, ए फंक्शन है, ए फंक्शन के यूं होता है ना, ए फंक्शन ने के अंदर जो है
ये फंक्शन की बॉडी है, वहां पर जाके कॉल किया, कॉल का वर्ड लिख देता हूँ, कॉल किया फंक्शन बी को, ठीक है। और बी फंक्शन के अंदर जो है ना वो कॉल किया फंक्शन सी को। ए के अंदर बी कॉल हो रहा है, बी के अंदर सी कॉल हो रहा है, ये हो रहा है मतलब कॉल, सॉरी कॉल चला गया। ए है, ठीक है, ए फंक्शन है, ए के अंदर जो है वो बी है, बी फंक्शन है, बी फंक्शन कॉल किया, कॉल बी, और फिर बी के अंदर जो है वो सी है, कॉल सी, ये सी फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो कॉल सी, अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा, कि ए से ए, आपने जैसे आप मेन प्रोग्राम में जाओगे, मेन प्रोग्राम में जाके आपने कॉल ए किया, ए फंक्शन चलेगा, लेकिन कंप्लीट सबसे पहले कौन सा होगा? ए वाला होगा सर। ना एक 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 यस सर। एक करोगे तो ए किसको कॉल कर रहा है? बी को। बी को। बी, सर सी होगा। लेकिन बी किसको कॉल कर रहा है? सी सी को। को। एक्चुअली सी को। सबसे पहले सी कंप्लीट होगा ना, सर पहले सी सी कंप्लीट होगा, फिर कंट्रोल किसको ट्रांसफर होगा? बी को, फिर बी कंप्लीट होगा, फिर कंट्रोल किसको ट्रांसफर होगा? ए को, फिर ए कंप्लीट होगा, ऐसे ही होगा ना। ए से बी कॉल हो रहा है, बी से सी कॉल हो रहा है, लेकिन अगर आप कंप्लीशन टाइम देखोगे तो सबसे पहले सी कंप्लीट होगा, उसके बाद बी कंप्लीट होगा, उसके बाद ए कंप्लीट होगा। यानी कि जिस ऑर्डर के अंदर फंक्शन कॉल किया गया है उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीशन होगी। ये लिफो है ना। अच्छा क्या कह रहे हैं हमने अभी कोई क्वेश्चन है, कोई करें? तो ये वाली बात समझ में आ रही है? लिफो आपको नजर आ रहा है? लिफो ये इसके अंदर लिफो डेटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिस ऑर्डर में कॉल किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बी कंप्लीट हो जाए सी कंप्लीट ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी कंप्लीट हो जाए सी कंप्लीट ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। जिस ऑर्डर के अंदर फंक्शन कॉलिंग हुई है उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर फंक्शन कंप्लीशन होगी। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको बता दी, एक फोल्डर की एग्जांपल बताई, एक फंक्शन कॉलिंग की एग्जांपल बताई। ये सारी ट्रू स्टैक की एग्जांपल्स हैं, ये वाकई में इनमें स्टैक इम्प्लीमेंटेड है, इसके बगैर ये हो नहीं सकता कि एक ये स्टैक के अंदर डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? जैसे आप फॉर एग्जांपल हमने चारों पुश की थी ना, ए बी सी डी हमने चारों पुश की थी, तो जब तक अगर मैं सी को पॉप करना चाहूँ और डी को पॉप नहीं किया मैंने, डी अपनी जगह मौजूद है, सी को मैं पॉप करना चाहूँ तो ऐसा हो सकता है कि मैं सी पॉप कर लूँ, डी को पॉप स्टैक में नहीं हो सकता। डॉट डी को पॉप किए बगैर, ऐसा हो नहीं सकता। सर आपने जो फंक्शन की एग्जांपल दी है, हाँ सर उसमें वो पहले ए को कंप्लीट करेगा, फिर बी को कंप्लीट करेगा, फिर ही तो सी पे जा रहा है, इसलिए तो सी कंप्लीट हो रहा है। नहीं, देखो ए फंक्शन के अंदर बी कॉल हो रहा है। सही है सर, वो बी को कॉल कर रहा है तो बी में सी रखा हुआ है, फिर वो सी पे गया, उसने सी को कंप्लीट किया। हाँ, तो कंप्लीट पहले कौन सा होगा? तो सी तो कंप्लीट हुआ ही, लेकिन वो आ तो सीक्वेंस वाइज ही रहा है ना। पहले सी कंप्लीट होगा, फिर बी कंप्लीट होगा, फिर आखिर में ए कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं? यानी कि जिस ऑर्डर में फंक्शन कॉल हुआ है उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट होगा ना, क्योंकि ए के अंदर बी फंक्शन कॉल हो रहा है, बी के अंदर सी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा तो उस वक्त तक बी कंप्लीट नहीं हो सकता, और जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक ए कंप्लीट नहीं हो सकता। सही सही है ना। तो ये डिपेंडेंसी होती है और यही लीफो है। लीफो में डिपेंडेंसी होती है जब हम जहां हम ये करवाना चाहते हैं ना कि भाई डी को पुश, मैं जैसे अभी बता रहा हूँ कि सी को पुश करो, सॉरी सी को पॉप करो डी को पॉप किए बगैर, ठीक है, डी रखा हुआ है और सी भी रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ डी को पॉप करो और सी को पॉप करो, सी को बाहर निकालो, सी को पॉप करो, लेकिन डी पॉप ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। स्टैक के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। स्टैक के अंदर जो वैल्यू शुरू सबसे टॉप पे होती है वही पॉप होती है, डिपेंडेंसी है, ठीक है, डिपेंडेंसी है। तो जहां हमें डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस करवानी हो ना, वहां हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फोल्डर की एग्जांपल बताई,
जैसे फंक्शन कॉलिंग की एग्जांपल बताई, ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये ट्रू स्टैक की एग्जांपल्स हैं कि इसमें ट्रू डिपेंडेंसी है, एक के बगैर दूसरा जो है फंक्शन मतलब एक कंप्लीट होगा फिर उसके बाद जो है उसके बाद दूसरा कंप्लीट होगा। और ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है जैसे यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा, इसके अंदर हम और चीज़ें भी देख लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर करें, ये दोबारा मैं स्टैक बना रहा हूँ, थोड़ा आप देखिएगा इस मरतबा स्टैक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा बनाया ऐसे है, बुक में भी ऐसे ही बनाया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से शेप में हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रखवा सकते हैं। हम ये वैल्यूज रखवा रहे हैं ए बी सी डी। देखो पता कैसे चलेगा, ये वैल्यूज रखवानी है ए बी सी डी, पुश करवानी है। और पुश कराने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज होगा, और पुश कराने के लिए ये वाला जो है ना वो एक एंड यूज हो रहा है, एक ही एंड से इंसर्शन होगी, इसी एंड से डिलीशन होगी, ठीक है। इसी एंड से इंसर्शन करने को पुश कहते हैं, ठीक है। तो बताया मैंने आपको, और पॉप करते हैं जो आप वैल्यूज को निकाल रहे होते हो। अच्छा, यहाँ पर बात ये कह रहे थे हम कि पता कैसे चलेगा कि भाई टॉप की वैल्यू क्या है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल है, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हो। तो बुक में रखा हुआ है टॉप के नाम से, टॉप के नाम से एक वेरिएबल रख दिया, और टॉप की वैल्यू शुरू में क्या होगी, जीरो। शुरू में जीरो इसलिए कर दी क्योंकि यानी कि जहाँ से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, हम फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, अगर स्टैक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, जो स्टार्टिंग स्टैक, 0। यानी कि ये क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड का मतलब क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। तो उससे एक कम, यानी कि लोअर बाउंड -1। टॉप क्या होता है एक्चुअली, लोअर बाउंड -1 होता है। लोअर बाउंड -1 को हम जो है टॉप एलिमेंट का इंडेक्स रख देते हैं। तो इस वक्त चूंकि 1 था तो हमने टॉप एलिमेंट का इंडेक्स क्या रख दिया, 0। लेकिन C# वगैरह में तो पहला एलिमेंट 0 होता है ना एरे का, तो उस वक्त आप टॉप एलिमेंट क्या रखोगे, अगर पहला एलिमेंट 0 होता तो टॉप एलिमेंट क्या होता, सर 0 होगा। अगर लोअर बाउंड 0 होता, यहाँ लोअर बाउंड 1 है ना, तो टॉप 0 है। जी जी। लोअर बाउंड 0 होता तो टॉप क्या होता, लोअर बाउंड 0 होता टॉप क्या होता, तो टॉप मैंने बताया लोअर बाउंड -1 होता है। सर -1 होता। हाँ -1 होगा। तो बहुत आसान सी बात पूछी थी मैं, जेर में रिप्लाई है। तो टॉप जो है ना जाहिर है -1 होगा, अगर 0 से होगा तो टॉप -1 होगा। यानी कि जो भी लोअर बाउंड होगा ना, जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है, स्टैक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टैक जाहिर है एरे की ही फॉर्म होती है, तो जहाँ से स्टैक स्टार्ट हो रहा है उससे एक कम पे ना आप टॉप रखते हो, ठीक है। अब होगा क्या, टॉप वेरिएबल जो है ना, वो टॉप वेरिएबल जो है अभी 0 है शुरू में, जैसे यहाँ पर दिखाया। अब टॉप एलिमेंट शुरू में 0 है, टॉप वेरिएबल शुरू में 0 है। इस वेरिएबल के जरिए से मैं ना हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक वेरिएबल के जरिए। एक तो एरे है, दूसरा क्या है, ये वेरिएबल है, उसको हमने टॉप का नाम दिया। जाहिर है यही इसी के जरिए से पुश और पॉप को मेंटेन करेंगे, इसी वेरिएबल के जरिए पुश और पॉप मेंटेन होगा। तो पहले क्या पुश होगा, ए, जब ए पुश होगा, ठीक है, तो पहले टॉप की वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट की जाती है। जब पुश का ऑपरेशन आता है, तो पहले क्या होता है, पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है। तो पुश के ऑपरेशन में टॉप को इंक्रीमेंट होगा, तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, पुश के ऑपरेशन में टॉप की वैल्यू एक का इजाफा हो जाएगा, यानी कि टॉप इजिकल टू टॉप +1। टॉप के अंदर एक का इजाफा कर दोगे आप हमेशा, ठीक है। जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो टॉप की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। तो जाहिर है अभी हम ए को पुश करने जा रहे हैं, तो पहले टॉप की वैल्यू 0 थी, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। 1। टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 से टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो टॉप की वैल्यू 1 हो गई और ए पुश हो गया। ए को रखवा दिया जाएगा पहले इंडेक्स, टॉप कम पे, यानी कि टॉप के पहले जो टॉप दिखा रहा है उस इंडेक्स के ऊपर आपने ए को इंसर्ट कर दिया,
ये बात क्लियर हो गई? तो जो टॉप है यस सर। वही एरे का, वही स्टैक का आखिरी एलिमेंट है, ठीक है। पुश वही होगा जिसको टॉप इंडिकेट कर रहा है। अभी एक ही है, अगर मैं तो पुश अभी हमने क्या किया है ए, और पॉप भी वही होगा जिसको टॉप इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं पॉप करूं तो क्या पॉप करेगा? वो ए ही पॉप करेगा ना, जो टॉप जिसको दिखा रहा होगा उसी को पॉप करेगा। टॉप दिखा रहा है 1 को, तो 1 पे जो रखा है वही पॉप होगा इस वक्त, इस कंडीशन में। लेकिन अगर मैंने पुश करना है, फॉर एग्जांपल बी को पुश करना है, तो बी आएगा, जाहिर है पुश होगा, बी पुश होगा। जब बी यहाँ से पुश होगा तो बी दोबारा से टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 होगा, ये दोबारा स्टेटमेंट चलेगी, और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 हो जाएगी। और 2 पे जाके जो है, 2 पे जाके वो क्या पुश कर देगा? टॉप के सेकंड एलिमेंट में पुश कर देगा बी। तो जो टॉप इंडिकेट कर रहा होता है वही एक्चुअली स्टैक का टॉप होता है। स्टैक का टॉप यही है, बी है। और अगर मैं पॉप करूंगा तो जाहिर है बी ही पॉप होगा, जो टॉप वैल्यू होगी वही पॉप की जाती है। टॉप वैल्यू इस वक्त 2 है, तो बी ही पॉप होगा। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो से हम सी को पुश किया तो टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 3 हो जाएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा। डी पुश किया टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1, डी की टॉप की वैल्यू 4 हो जाएगी, और डी यहाँ पर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यह समझो कि जगह ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर खत्म था, यहाँ पर खत्म था, यानी कि यहाँ पर अब कोई वैल्यू है नहीं, और यहाँ पर स्टैक का साइज खत्म हो चुका है। और एक और एलिमेंट मैं लाना चाह रहा हूँ ई, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम स्टैक, यानी कि इसका मैक्सिमम, इसकी विड्थ ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैक की, इससे ऊपर नहीं जा सकते 4 से ऊपर, क्योंकि इसके बाद स्टैक के गुंजाइश ही नहीं है। मैक्स स्टैक का नाम मैंने दे दिया कि मैक्स स्टैक वो इंडेक्स है जिसके बाद आप मजीद इंसर्शन नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है ई, अब मुझे ई को इंसर्ट करना है, मैंने किया टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप की वैल्यू कर दी मैंने फॉर एग्जांपल 5, तो क्या स्टैक में इंसर्शन कर सकूंगा? क्योंकि 5 तो यहाँ है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, 4 तक की गुंजाइश थी, तो ये क्या मैं इंसर्शन हो सकेगी 5 पे? नहीं हो सकेगी ना, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है, स्टैक फुल हो गया। यस सर, स्टैक इज एम्प्टी लिखा हुआ आएगा अगर हमने स्टैक प्रिंट फुल में हो लिखा गया तो। तो ये गुंजाइश ही नहीं है, तो आप टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 नहीं करेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 कब तक चलेगा? जब तक के स्टैक फुल नहीं हो जाता। जैसे ही स्टैक फुल हो जाता है, फुल का पता कैसे चलेगा? हमें बताया सर जाएगा। साइज तक चलेगा। फुल का पता ऐसे चलेगा कि हमें बताया जाएगा कि मैक्सिमम स्टैक कहाँ तक जा सकता है, हमें वो बताया गया होगा, जैसे 4 तक जा सकता है बताया गया होगा। तो हम टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 जब तक करते रहेंगे जब तक के हम मैक्स स्टैक तक नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैक्स स्टैक तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर इंसर्शन करनी होगी तो हम इंसर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कंडीशन क्या हो जाएगी? वो ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि स्टैक फुल हो चुका है और आप इंसर्शन करना चाह रहे हो, तो भाई पॉसिबल नहीं है, ओवरफ्लो कंडीशन है। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी, कौन बताएगा? मैं अगर लिखना चाहूँ ओवरफ्लो कंडीशन कैसे लिखूंगा? क्या क्या कंडीशन है? एक एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा कि क्या वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी मैक्स स्टैक के, कि वो ओवरफ्लो हो जाए? जी बता सकता है? ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, मुझे कोई बता सकता है? ओवरफ्लो कंडीशन कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल सही बताया निम्रा ने, जब टॉप बराबर हो जाएगा मैक्स स्टैक के, जब टॉप बराबर हो जाएगा मैक्स स्टैक। टॉप की वैल्यू बढ़ रही है ना, पहले टॉप 1 था, फिर टॉप 2 हो गया, फिर टॉप 3 हो गया, टॉप इज इक्वल टॉप प्लस 1 होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये 4 पे क्या है? मैक्सिमम स्टैक। तो अगर टॉप की वैल्यू बराबर हो गई मैक्सिमम स्टैक के, तो इसका मतलब क्या है? अब तो गुंजाइश ही नहीं है कि किसी और वैल्यू को इंसर्ट किया जा सके। ये कंडीशन जो है ना, ये ओवरफ्लो कंडीशन है, ये ओवरफ्लो कंडीशन आ गई कि अगर ये हो जाए तो फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि स्टैक में गुंजाइश ही नहीं है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, तो ये आपको मैंने बता दी ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन स्टैक के अंदर आपको समझा दी कि
जब जितना भी मैक्सिमम साइज है स्टैक का, जब तक वहां तक कहानी नहीं पहुंच जाती, टॉप की वैल्यू जब तक वहां नहीं पहुंच जाती जो कि मैक्सिमम साइज है स्टैक का, उस वक्त तक गुंजाइश है, आप इंसर्शन कर सकते हो, पुश हो सकता है स्टैक पे। लेकिन पुशिंग ऑपरेशन जो है वहां पर एंड हो जाएगा जब ये कंडीशन जो है वो लाया करेगी। जब टॉप की वैल्यू मैक्स स्टैक के बराबर हो जाएगी, उस वक्त आप जो है वो ओवरफ्लो कंडीशन है, और उस ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर आप पुश का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जाहिर है जब भी स्टैक के अंदर पुश करना होगा, सबसे पहले आपको हर मर्तबा ये चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉप की वैल्यू स्टैक के मैक्सिमम स्टैक के बराबर हो गई हो। ये हर मर्तबा चेक करना पड़ेगा, हर पुश ऑपरेशन में ये चीज़ चेक होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है टॉप की वैल्यू मैक्स स्टैक के बराबर हो गई, क्योंकि अगर ये बराबर हो गई तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है इस बात में तो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर जिस तरह जो हमारा टॉप है, अगर वो मैक्स स्टैक के अगर बराबर होता है तो सर ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो सर ये किस एस्पेक्ट से हो रहा है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, ये किस एस्पेक्ट से हो रहा है कि एक तो ये कि हमारी स्टैक में जगह खत्म। आपको साइज बता दिया ना, स्टैक का साइज 4 तक है फॉर एग्जांपल, जी सर। तो वो मैक्स स्टैक से हमने बता दिया। ये मैक्स स्टैक एक वेरिएबल बनाया जो शो कर रहा है कि स्टैक की आखिरी हद ये है। तो पहले टॉप की वैल्यू 1 थी तो आपने ए कर दिया, फिर टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 किया, फिर बी का आपने पुश कर दिया, फिर टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 किया, सी आपने पुश किया, फिर टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 किया, डी आपने पुश किया। लेकिन यहाँ पर टॉप और जो है टॉप 4 पे आके टॉप जो है वो मैक्स स्टैक के बराबर हो गया है। अब जी जो है सर। ना, अब जो है पुश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से गुंजाइश ही नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम लिमिट है स्टैक की, इससे ऊपर आप पुश नहीं कर सकते। तो टॉप इजिकल टॉप प्लस 1 पॉसिबल नहीं होगा अब, क्योंकि टॉप जो है वो बराबर हो गया मैक्स स्टैक के, ये जो पॉइंट लिखा अच्छा, गॉट इट। सही है? जी जी सर। तो ओवरफ्लो कंडीशन हर मर्तबा चेक करनी पड़ेगी जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये आगे सारे एल्गोरिथम आ रहे हैं लेकिन अगर आपने अभी समझ लिया तो आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल आसानी से। अच्छा, अब हम करते हैं यही इसको यहाँ हटा देते हैं सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दोबारा से स्टैक बना देता हूँ मैं। एक आपने पुश किया ए, ठीक है, टॉप टॉप हर मरतबा जो है इंक्रीमेंट होगा। तो आपने जब ए पुश किया तो टॉप की वैल्यू पहले 0 थी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1। आपने सी पुश किया, फिर आपने सी पुश किया तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 3, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 हो रहा है हर मरतबा। फिर आपने डी पुश किया तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 4, ऐसे ही है। तो इस वक्त टॉप की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि हर मरतबा पुश करने के ऊपर जो है वो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है पहले, फिर पुश होता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर हम पॉप कर रहे हैं तो पॉप करते वक्त टॉप की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? अगर मैं पॉप कर रहा हूँ, पॉप करते वक्त टॉप की वैल्यू क्या होगी? सर 4 ही होगी। सर टॉप की वैल्यू 4 होगी। नहीं, मैंने 4, टॉप की वैल्यू 4 है और मैंने पॉप कर लिया, पॉप कर लिया तो ये डी निकल गया ना, डी निकल गया, डी आ गया बाहर, डी बाहर आ गया, डी यहाँ से निकल गया। अब टॉप की वैल्यू क्या होगी? 3। इसका मतलब क्या है कि डिलीशन के अंदर जब आप पॉप करने जा रहे हो, जब पॉप कर रहे हो तो फिर टॉप की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअली डिक्रीमेंट होगी। टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। बिल्कुल, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। यस सर, -1 होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉप करते वक्त आप हमेशा जो है डिक्रीमेंट करोगे टॉप को, तो पहले पॉप करोगे फिर डिक्रीमेंट करोगे। पहले पॉप किया, 4 पे रखा था वो पॉप किया और फिर डिक्रीमेंट किया, अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 3। टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 आपने परफॉर्म किया, ठीक है। तो पॉप करने में पहले पॉप करते हैं फिर डिक्रीमेंट करते हैं टॉप को, पुश करने में पहले टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं फिर पुश करते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, पुश करने में पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे फिर पुश करेंगे, जबकि पॉप करने में पहले पॉप कर देंगे फिर टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे।
तो अभी आपका टॉप की वैल्यू क्या दिखा रहा है 3। अभी टॉप जो है वो 4 नहीं है, बल्कि टॉप क्या है इस वक्त 3। लेकिन तो आपने सी को भी पुश किया, सॉरी सी को भी पॉप किया, तो सी भी निकल गया बाहर। जब सी बाहर निकल गया तो टॉप की वैल्यू दोबारा डिक्रीमेंट होगी, टॉप इजिकल टू टॉप -1 करोगे तो टॉप क्या हो जाएगा 2। ऐसा ही है। फिर आपने बी को पॉप किया तो टॉप इजिकल टू टॉप, बी को पॉप करोगे तो बी पॉप हो जाएगा, और टॉप इजिकल टू टॉप -1 हो जाएगा, तो टॉप क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा 1। और आखिर में आपने ए को भी पॉप कर लिया। अब क्या होगी टॉप की वैल्यू? हाँ निम्रा मेमो कह रही है अंडरफ्लो हो रहा है, बिल्कुल सही। अभी अंडरफ्लो नहीं हुआ, अभी टॉप की, अभी आपने ए को निकाल लिया, इस वक्त टॉप की वैल्यू क्या हो गई? ए को भी बाहर निकाल लिया, टॉप इजिकल टॉप -1 होगा, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही है ना, क्योंकि ए भी चला गया तो अब टॉप की वैल्यू 1 थी, अब टॉप इजिकल टॉप -1 होगा तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको दोबारा से पॉप का ऑपरेशन, आपने लिखा पॉप, अब आपने पॉप लिखा तो पॉप हो सकता है जब टॉप की वैल्यू 0 तो पॉप हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं हो सकता। ये सकता। कंडीशन कहलाती है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो कंडीशन में क्या होता है कि टॉप जो है अंडरफ्लो के अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप की वैल्यू जो है वो अपनी लोएस्ट लिमिट पे आ गई है, लोअर बाउंड्स -1 हो गया है, लोअर बाउंड -1 हो गया है, अब जो है कोई वैल्यू है ही नहीं स्टैक के अंदर, तो किसको पॉप करेगा? तो ये अंडरफ्लो कंडीशन है। तो जब भी पॉप ऑपरेशन होगा, पॉप ऑपरेशन चेक करते वक्त हमेशा ये कंडीशन देखी जाएगी कि कहीं जो है टॉप की वैल्यू 0 पे तो नहीं पहुंच गई, टॉप की वैल्यू 0 पे पहुंच गई, लेकिन टॉप की वैल्यू दूसरी लगी लोअर बाउंड से कम हो गई, तो उस वक्त कंडीशन है, उस वक्त पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है ये बात? पुश करते वक्त टॉप की वैल्यू चेक करते हैं, मैक्सिमम स्टैक तक पहुंच गई